हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ईंधन सेल पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में द्वितीयक बैटरिया यानी कि सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल पढ़ लिए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, ईंधन सेल का मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि ईंधन से जो रासायनिक ऊर्जा बनती है, कहने का मतलब ईंधन का जब हम दहन करते हैं ना, तो जो रासायनिक ऊर्जा बनती है उस रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। तो ईंधन सेल ईंधन की जो ऊर्जा होती है ना, उससे विद्युत ऊर्जा बनाता है। आ गई बात समझ में? तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक प्रकार का ईंधन सेल H2O2 सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल पढ़ेंगे। तो फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे H2O2 सेल। तो यह एक प्रकार का ईंधन सेल है। इसमें हम ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। एनोड पर हम हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे और कैथोड पर हम ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, पहले इस सेल की संरचना पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेल से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझना। तो देखो, पहले हम करते हैं इसकी संरचना। तो बच्चों देखो, संरचना के लिए एक पात्र बनाते हैं। तो ये मान लो वो पात्र है। ध्यान से समझना, इसकी संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पात्र हो गया, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाने हैं, और दो इलेक्ट्रोड कैसे? संरंध्रित इलेक्ट्रोड। उन इलेक्ट्रोडों में छोटे छोटे छेद होने चाहिए। अब देखो, वो छेद क्यों होने चाहिए अभी आपको समझ में आएगा। तो ये दो इलेक्ट्रोड हमने बना लिए और इन इलेक्ट्रोडों में मान लो हमने छेद कर दिए, ठीक है ना। तो ये मान लो इलेक्ट्रोडों में हमने छेद कर दिए। तो एक इलेक्ट्रोड तो ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, ठीक है ना। ध्यान से समझना बच्चों, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम के। किसके होते हैं? प्लेटिनम के। तो बच्चों, ये दोनों है प्लेटिनम के संरंध्रित इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के संरंध्रित इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इनमें छोटे छोटे छेद क्यों किए हैं वो भी बताऊंगा। संरंध्रित इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो, इधर से हम डालते हैं H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस, और इधर से हम डालते हैं O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है बच्चों। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है। तो देखो, संरचना तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो ये जो विलयन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है बच्चों। और इसमें पानी बनता है, तो उसको यहां से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। यहां से बाहर H2O को निकाल लिया जाता है। कैसे बनता है देखो, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये काम करता है एनोड का और ये काम करता है कैथोड का, ठीक है ना। तो ये अपना H2O2 सेल है, ठीक है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है वो संरंध्रित क्यों लिए हैं? और इन इलेक्ट्रोडों में बच्चों उत्प्रेरक भरा रहता है, ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रोडों में एक तो छोटे छोटे छेद होते हैं और उन छेदों में उत्प्रेरक भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो, संरंध्रित इलेक्ट्रोड क्यों लिए हैं? और बच्चों ध्यान रखना, जब आप डायग्राम बनाओ तो इलेक्ट्रोडों को ऊपर और नीचे से टच करना है। अगर आप टच नहीं करोगे ना तो डायग्राम गलत हो जाएगा। क्यों टच करना है वो और देखो। तो बच्चों देखो, इधर से तो हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया क्या होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर। अब देखो, बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बंध बनता है ना तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां पर H2O बना है, कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ी है, इसका मतलब ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा मुक्त हुई और इसका रूपांतरण विद्युत में किया जाता है।
आ गई बात समझ में। अब देखो इन इलेक्ट्रोडों को ऊपर नीचे से टच क्यों किया जाता है वो समझो। तो बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो वाटर बनेगा और ऊर्जा। अब अगर हम ऊपर नीचे से टच नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट संपर्क में आएगी। कहने का मतलब ज्यादा मात्रा में संपर्क में आएगी, कहने का मतलब अभिक्रिया ज्यादा होगी, कहने का मतलब ज्यादा ऊर्जा बनेगी। और ज्यादा ऊर्जा बनने का मतलब क्या होता है, या तो विस्फोट हो जाना या फिर आग लग जाना, क्योंकि विस्फोट होने पर या फिर आग लगने पर ही तो ज्यादा ऊर्जा बनती है। आ गई बात समझ में। तो हमें सेल में विस्फोट थोड़ी ना करना है, इसलिए हमने इन इलेक्ट्रोडों को ऊपर नीचे से टच कर दिया ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में ना आए, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा ना बने। एक बात, अब इसमें छोटे छोटे छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि कम कम हाइड्रोजन और कम कम ऑक्सीजन ना एक दूसरे के संपर्क में आए, ठीक है। अगर हम इनमें छेद नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संपर्क में ही नहीं आएगी। आगे ना बात समझ में, इसलिए छेद किए जाते हैं ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन धीरे धीरे आती रहे और एक दूसरे के संपर्क में आती रहे। आ गई बच्चों बात समझ में। तो डायग्राम आप समझ गए होंगे। अब देखो सेल में मोस्ट क्या होता है, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं। तो अभिक्रिया करते हैं। तो देखो एनोड पर क्या होगा बच्चों, एनोड पर बच्चों होगा ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर कौन जा रहा है, हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा। कहने का मतलब आपको H2 से H2O बनाना है। ये लो ऑक्सीकरण हो गया ना। यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1। ऑक्सीकरण संख्या तो आपको आती होगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पर -2 है तो हाइड्रोजन पर +2 होगा ना। 2 हाइड्रोजन है तो +2 है, तो एक हाइड्रोजन पर कितना प्लस होगा, +1। तो लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इसका मतलब 2 पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या को हम इलेक्ट्रॉनों से बराबर करते हैं तो इस साइड हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ना। तो ऑक्सीकरण संख्या का काम हो गया। आगे बात समझ में। अब बच्चों इधर ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन देने वाला सेल में कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि किस में टूटता है, Na+ में और OH- में। तो Na+ तो हमें काम में नहीं लेना है, OH- काम में लेना है। तो ये लो OH-। अब बच्चों इस साइड देखो 3 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन इस साइड 2 ही हाइड्रोजन है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर 4 हाइड्रोजन हो गए जबकि इधर 3 ही है, तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अब अपनी अभिक्रिया बैलेंस हो गई, तो इसको पास में लिख लो थोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एनोड पर अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, आप समझ गए होंगे। अब बच्चों कैथोड पर देखो, कैथोड पर होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। कैथोड पर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप हाफ O2 ले लो ना, ठीक है। तो कैथोड पर आपको बनाना है OH। क्या बनाना है, OH। तो ऑक्सीजन का होगा अपचयन। अपचयन कैसे होगा, देखो यहां पर ऑक्सीजन गैसीय रूप में है, आणविक रूप में है, तो ऑक्सीजन संख्या 0। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, -2 है। ध्यान रखना, इस माइनस के चक्कर में आप -1 मत कर देना। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या -2 है। कैसे है, तो देखो पूरे पर चार्ज कितना है, -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, अक्स। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, तो अक्स बराबर कितना हो गया, -2। तो ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, ऑक्सीजन की -2 है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या को बराबर करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों से। तो इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। और ध्यान रखना, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमेशा आप एनोड पर अभिक्रिया करो ना तो राइट साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे, जबकि कैथोड पर अपचयन और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे। याद रख लेना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो ऑक्सीकरण संख्या काम हो गया। अब बच्चों इधर H है, इधर H नहीं है, तो H को बराबर करते हैं हम H2O से। किससे, H2O से। अब इधर 2H, इधर एक ही H, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन अपनी बैलेंस हो गई है। अब देखो सेल की समग्र अभिक्रिया, मतलब कुल अभिक्रिया, सेल की समग्र अभिक्रिया,
तो बच्चों समग्र अभिक्रिया मतलब जोड़ दो, लेफ्ट लेफ्ट वाले जोड़ दो, राइट राइट वाले जोड़ दो, लेफ्ट राइट अगर ऐसे कटते हैं तो काट दो। तो इसके लेफ्ट में 2 OH है, इसके राइट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में 1 H2O है, इसमें 2 है तो 1 कट गया, तो रिएक्शन तो वही बननी है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2। देख लो सही। तो बच्चों आगे बात समझ में, तो ये ईंधनशील की रासायनिक अभिक्रिया है। और बच्चों ईंधनशील सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है ना। क्यों? ईंधनशील के लाभ क्या है, तो फटाफट ना आप स्क्रीनशॉट लो और इनको लिख लो। हम ईंधनशील के लाभ लिखेंगे क्योंकि यह सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे लाभ है। तो वो क्या है वो देखो। तो बच्चों देखो H2O2 सेल के लाभ लिखते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इसकी जो दक्षता होती है ना वो लगभग 70% तक होती है। तो H2O2 सेल की दक्षता 70% तक होती है। तो दक्षता से आप सिंपल इतना ही समझो ना कि इसमें जो क्रियाकारक है सेल है ये लगभग 70% तक काम आता है, 70% तक वर्क करता है। लेकिन और जो सेल होते हैं ना वो 40% लगभग 40% तक ही वर्क करते हैं, 60% पार्ट तो खराब ही होता है। एक्चुअल में ऐसे ही समझ लो, ठीक है ना, दक्षता का मतलब। और देखो सेकंड, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो H2O2 सेल से कोई प्रदूषण नहीं होता है। देखो और जो सेल होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो फेंक दिए जाते हैं, तो मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी तो मृदा प्रदूषण होगा, उनसे कई जहरीली गैसें निकलती है तो वायु प्रदूषण होता है। इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि इससे तो H2O निकलता है जो पीने के काम में आ सकता है। अंतरिक्ष वगैरह में जो वैज्ञानिक जाते हैं ना तो वो इस प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं ताकि लाइट भी मिल जाए और साथ में पीने के लिए पानी भी मिल जाए। तो इसके दोहरे लाभ है, इससे पीने योग्य पानी मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ है कि इसके लाभ है। तो ईंधन सेल कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।